हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। उसमें टेम्परेचर और वाटर हमने बता दिया था। अगला फैक्टर है लाइट। लाइट जो होता है ये भी बहुत मेजर एबायोटिक फैक्टर है। तो इसमें हेलियोफाइट्स मतलब जो सन लविंग प्लांट होते हैं, जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होता है। सीओफाइट्स मतलब होता है शेड लविंग प्लांट, जो शेड में, छाया में ग्रो करते हैं। लाइट जो होता है, लाइट इज अ क्यू मतलब सिग्नल फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स फॉर टाइमिंग देयर माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन एंड फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे एक नॉक्टर्नल है, एक डायर्नल है। जो नॉक्टर्नल होता है उसको लाइट की ज़्यादा, लाइट में एक्टिव रहता ही नहीं है, वो डार्क में एक्टिव रहता है। लेकिन जो डायर्नल होते हैं वो दिन के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट उनके लिए सिग्नल का काम करता है। लाइट के प्रेजेंस में वो अपना टाइमिंग सेट करते हैं माइग्रेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, फॉरेजिंग के लिए। फॉरेजिंग का मतलब होता है सर्च ऑफ फूड, फीडिंग करने के लिए। तो लाइट उनके लिए, इन टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए लाइट उनके लिए सिग्नल का काम करता है। सीजनल ब्रीडर्स आपने पढ़ा होगा ना, सीजनल ब्रीडर्स पर्टिकुलर सीजन में वो ब्रीडिंग करते हैं, तो लाइट उनके लिए सिग्नल का काम करता है। फोटो पीरियड या लाइट पीरियड अफेक्ट reproduction in seasonal breeders both in plants and animals. Organisms living in the deep sea are not aware of sunlight and mostly are decomposers. जो organisms समुद्र में एकदम डेप्थ में रहते हैं, बॉटम पे रहते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक तो नहीं हो सकता, फोटोसिंथेटिक तो नहीं हो सकता। वो या तो वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक होगा, या ज़्यादातर वो डिकम्पोजर्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता, लाइट तो वहाँ तक जाता ही नहीं है, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये आप देखिए ज़रा, ये डिफरेंट जोन्स ऑफ लेक या सी। लेक या सी में अलग अलग जोन हमने दिखा रखा है। ये लिटोरल जोन है। लिटोरल जोन का मतलब लेक या समुंदर के जो किनारे का एरिया होता है, लेक या समुंदर के किनारे का एरिया जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, जहाँ पे रूटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है। और जो सबसे ऊपर का पानी का सरफेस होता है उसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। सैलो या ओपन वाटर वाला जो जोन होता है उसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। और ये यूफोटिक जोन है। यूफोटिक जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट रिसीव होता है, यूफोटिक जोन है जो बहुत ज़्यादा लाइट रिसीव करता है। उसके जस्ट नीचे है कंपेंसेशन या ट्विलाइट या डिस्फोटिक जोन। लाइट थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे, ट्विलाइट जोन में लाइट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने, देखो लिखा है हाई से लो, लाइट और ऑक्सीजन ऊपर ज़्यादा रहेगा, नीचे कम होता जाएगा। और उसके नीचे देखिए प्रोफंडल जोन है। प्रोफंडल जोन जो होता है ये बहुत डेप्थ वाला इलाका है। जो प्रोफंडल जोन होता है बेटा, ये डेप्थ वाला इलाका होता है। यहाँ पे समुंदर में इसी को एबाइसल जोन बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एकदम डार्कनेस रहता है, कोई भी लाइट नहीं रहता। और एकदम जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं बेंथिक, बॉटम होता है, बॉटम। बेंथोज, जो बॉटम पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं बेंथोज। बेंथोज ऑर्गेनिजम एकदम आपको बॉटम पे मिलेंगे। ठीक है। तो ये अलग अलग जोन हमने दिखा रखा है लाइट का। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में ना, जो प्लांट है, प्लांट में लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, फ्लावरिंग होगा लाइट के प्रेजेंस में। और कुछ प्लांट्स में आप देखो सीड का जर्मिनेशन भी हो जाता है, जिनमें फोटोब्लास्टिक सीड होता है, सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। और उसके अलावा फ्लोरिंग के अलावा प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस, ये भी लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो ये लाइट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। आप इसको लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पे हम सॉइल के बारे में बात करते हैं। जो सॉइल होता है, सॉइल को इडैफिक फैक्टर बोला जाता है, इडैफिक फैक्टर। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल। तो बेटा आपको पता है कि हर जगह का मिट्टी अलग होता है। जगह बदलने से भाषा, बोल भाषा और मिट्टी बदल जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी प्लेस टू प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ द सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड। तो सेडिमेंट्री और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब बताएंगे भी आपको हम। केमिकल कंपोजिशन मतलब सॉइल का कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ का बना है। पार्टिकल का साइज क्या है। एग्रीगेशन मतलब क्लम्पिंग होना साइज का, पार्टिकल्स का। सॉइल का पीएच क्या है, प्लस टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस। ये सब मिलकर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किसी एरिया में किस तरीके का वेजिटेशन होगा, पेड़ पौधा होगा। इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट,
पानी में जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है जो सेटल्ड मैटर होता है, सेटल्ड मैटर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिजम्स थ्राइव देयर। जो एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे बॉटम पे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ये डिटरमाइन होता है कि वहाँ पे बॉटम पे किस टाइप के मटेरियल्स जाके सेटल्ड हुए हैं, उन्हीं को वो खाएंगे ना, तो बॉटम पे क्या रहेगा वो सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने बोला अभी पार्टिकल का साइज, सॉइल पार्टिकल का साइज और वाटर होल्डिंग में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो पानी को कम होल्ड करेगा, क्योंकि पानी उसके बीच में जो स्पेस होंगे पास कर जाएगा। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वाटर को ज़्यादा होल्ड करेगा ना, तो साइज और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में 3 स्टेप इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स। यहाँ पे 3 स्टेप्स है, एक है वेदरिंग, दूसरा ह्यूमिफिकेशन, तीसरा है एलुविएशन एंड एलुविएशन। तो क्या है मतलब वेदरिंग? अब बताइए मिट्टी का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? पेरेंट रॉक से होता है ना, रॉक जो चट्टान होता है, चट्टान से होता है सॉइल का फॉर्मेशन। तो वेदरिंग का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट रॉक, जो रॉक है उसका टूटना, ब्रेकडाउन होना वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग 3 मेथड से होता है, 3 मेथड्स, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वेदरिंग, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो केमिकल में जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये सब केमिकल मेथड से इन सब के थ्रू ब्रेकडाउन होगा। फिजिकल में जैसे मान लीजिए विंड का एक्टिविटी है, रेनफॉल है, 2 रॉक का आपस में कोलिजन हुआ, उससे वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। बायोलॉजिकल में जैसे लाइकेंस है, मॉसेस है, ये सब कुछ एसिड्स रिलीज करते हैं जो रॉक का ब्रेकडाउन करा सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं वेदरिंग के, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का बनना। ह्यूमस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ह्यूमस है, ह्यूमस इज डार्क कलर्ड एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब इरेगुलर, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो। एमॉर्फस एसिडिक कोलोइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और ये एक्ट करता है, एक्ट एज न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब होता है स्टोर हाउस, ध्यान देना, रिजर्वोयर का मतलब होता है स्टोर हाउस। तो जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस डार्क कलर्ड एसिडिक एमॉर्फस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर का काम करता है। हाईली रेजिस्टेंट फॉर द माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब माइक्रोब के थ्रू आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये टूटता नहीं है ना, हाईली रेजिस्टेंट होता है फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब देखिए अपॉन माइक्रोबियल ब्रेकडाउन, जब ह्यूमस का माइक्रोब के थ्रू ब्रेकडाउन होता है, अपॉन माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमस मिनरल्स प्रोड्यूस्ड कॉल्ड मिनरलाइजेशन। जब माइक्रोब के थ्रू ह्यूमस का ब्रेकडाउन होता है तो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब ह्यूमस का बनना। ह्यूमस क्या था हमने बता दिया था। एलुविएशन एंड एलुविएशन 2 चीज़ है। एलुविएशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बारिश हुआ तो सॉइल में जो मिनरल्स बना था, मिनरल्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स बना था, इन मिनरल्स का सॉइल के अपर सरफेस से वॉश आउट होके, वॉशिंग आउट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम अपर स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब सरफेस, टू द लोअर सरफेस कॉल्ड एलुविएशन, वहाँ चला जाना एलुविएशन होता है, और जाके डिपॉजिट हो जाना एलुविएशन है। तो डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अपर टू द लोअर स्ट्रेटा इज कॉल्ड एलुविएशन। ई और आई दोनों में अंतर, ई का मतलब एलुविएशन जाना और जाके डिपॉजिट हो जाना एलुविएशन था, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा, आप नोट कर लो, लिख लो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो सॉइल है ना, सॉइल 2 टाइप का है, 2 टाइप्स। सॉइल 2 टाइप का है। बेसिस क्या था, इसको डिवाइड करने का बेसिस है कैसे सॉइल का डेवलपमेंट हुआ, हाउ सॉइल डेवलप्ड, कैसे सॉइल डेवलप हुआ है, कैसे सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। 2 प्रकार का है, एक है यहाँ पे सेडिमेंट्री और दूसरा है ट्रांसपोर्टेड। सेडिमेंट्री और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सेडिमेंट्री जो होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इसको बोलते हैं इन सिटू,
इन सिटू या ऑन साइट, और ये जो ट्रांसपोर्टेड होता है ये एक्स सिटू है, एक्स सिटू या ऑफ साइट। इसका मतलब ये है बेटा, जो सेडिमेंट्री सॉइल होता है वहाँ पे ना वेदरिंग प्रोसेस और उससे सॉइल का बनना सारा एक ही जगह पे होता है। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, वेदरिंग मतलब पेरेंट रॉक का ब्रेकडाउन होना एंड सॉइल फॉर्मेशन दोनों ऑन सेम साइट। जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ वहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन भी होगा, एक ही जगह पे दोनों होगा। ट्रांसपोर्टेड में क्या है कि वेदरिंग कहीं और होगा और ट्रांसपोर्ट होके कहीं और पहुंच जाएगा, वहाँ पे दूसरी जगह जाके मिट्टी बनेगा, तो एक्स सिटू हो गया ना, ऑन साइट हो गया। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट साइट, ऑन डिफरेंट साइट, अलग अलग जगह पे होगा। वेदरिंग कहीं और होगा और सॉइल का फॉर्मेशन कहीं और होगा, एक्स सिटू होगा ये, ठीक है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ इसके बेसिस पे हम बता दें। ये जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये 4 टाइप का है, 4 टाइप्स। ट्रांसपोर्टेड सॉइल 4 प्रकार का। बेसिस क्या था, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। रॉक का ब्रेकडाउन यहाँ हुआ, ट्रांसपोर्टर को कहीं और पहुंच गया, तो कैसे गया उसके बेसिस पे हम बता दिए 4 टाइप का है। एक तो है कलुवियल सॉइल, एक है एलुवियल सॉइल, तीसरा है ग्लेशियल सॉइल, चौथा है इवोलियन सॉइल। इवोलियन मतलब होता है हवा के थ्रू गया होगा, विंड के थ्रू गया होगा, विंड के थ्रू गया होगा। ग्लेशियल मतलब थ्रू ग्लेशियर के थ्रू गया होगा, वो रॉक टूट के वो दूसरी जगह गया होगा, थ्रू ग्लेशियर के थ्रू गया होगा। एलुवियल सॉइल मतलब ये रनिंग वाटर के थ्रू, बाई रनिंग वाटर के साथ में रॉक टूट के दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे मिट्टी बना दूसरी जगह जाके। कैलुवियल सॉइल मतलब थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के थ्रू या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू गया होगा। तो ये सॉइल था, सॉइल कंप्लीट हो गया है। लिख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। तो रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। लाइट है, टेम्परेचर है, इन सब के लिए जब वाटर है कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये ग्राफ दिखा रखा है हमने, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। तो एक्सटर्नल बदलने से इंटरनल में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो सीधे लाइन गई है देखिए रेगुलेटर्स का है। जो रेगुलेटर्स होते हैं इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट रहता है। बाहर का कितना भी बदल जाए, कितना भी फ्लक्चुएट करे, इंटरनल बैलेंस कांस्टेंट रहता है। इनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। और जो कन्फॉर्मर्स हैं, जो ग्रीन लाइन गया है, इनका जो इंटरनल लेवल है एक्सटर्नल के हिसाब से देखिए बदल रहा है, ये कन्फर्म कर रहे हैं अपने आप को बाहर के हिसाब से, इनको बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। जो पार्शियल रेगुलेटर होते हैं ये, इनको हम पार्शियल कन्फॉर्मर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कुछ एक्सटेंट तक इन्होंने कन्फर्म किया, फिर कुछ एक्सटेंट तक इन्होंने रेगुलेट किया। या हम ऐसे भी दिखा सकते थे, कुछ एक्सटेंट तक ये रेगुलेट करेंगे फिर ये कन्फर्म करेंगे ना, ये पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं। तो जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस, ये अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। मतलब बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो जाए, बदलता रहे, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो कांस्टेंट रहता है, इनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेशन 2 चीज़ का होता है, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर मिनरल का बैलेंस बनाना, थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन हो गया, ठीक है। तो रेगुलेटर्स का एग्जांपल है ऑल बर्ड्स, मैमल्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये सब जो होते हैं ये सब रेगुलेटर्स होते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन जैसे गर्मी और सर्दी में कैसे होता है, मैमल्स में जब गर्मी होता है तो देखिए मैमल्स में जैसे हम लोगों में स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद इवेपोरेशन होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, शरीर ठंडा हो जाता है। ठंडियों में देखिए सिवरिंग होता है, बॉडी में कपकपी होता है, जिससे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है। हीट से बॉडी को जाहिर सी बात है गर्मी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, तो उससे हीट मिलता है। तो ये रेगुलेशन है।
और इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ मैमल्स इज ड्यू टू थर्मो रेगुलेशन। मैमल्स हर जगह मिलता है, देखिए पोलर एरिया में भी मिलता है, डेजर्ट में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है तो वो थर्मो रेगुलेशन की ही वजह से मैमल्स का इवोल्यूशनरी सक्सेस है। दूसरा है कन्फर्म। कन्फर्म जो होते हैं, कन्फॉर्मर्स हैव नो होम्योस्टेसिस। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं उनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब अगर एम्बियंट टेम्परेचर माइनस में है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी माइनस में हो जाएगा, बाहर का बढ़ेगा तो उनका इंटरनल भी बढ़ेगा। वो कन्फर्म करते रहते हैं अपने इंटरनल को एक्सटर्नल के हिसाब से, उनमें कोई होम्योस्टेसिस नहीं होता है। तो 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स आर कन्फॉर्मर्स। अब कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन जाते? एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा है वाई द कन्फॉर्मर्स नॉट बिकम रेगुलेटर्स। इसका रीज़न ये है कि जो रेगुलेशन है, चाहे ऑस्मो रेगुलेशन हो, थर्मो रेगुलेशन हो, ये एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसमें बड़ा एनर्जी खर्च होता है। और स्पेशली विशेषकर खासकर जो छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि जो छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो हाई होता है। मतलब सरफेस एरिया उनका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है इनका, बॉडी साइज छोटा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा ना कि वो हीट लॉस बहुत ज़्यादा करेंगे। हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हीट लॉस होगा। और हीट लॉस को रोकने के लिए उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और सोचिए ठंडी में क्या करना होता है, आपको बॉडी को हीट लॉस रोकना होता है ठंडी में। गर्मी में हीट लॉस करना है, ठंडी में हीट लॉस रोकना होता है। लेकिन जो छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉडी हीट लॉस करेगा, और हीट लॉस को करने के लिए ज़्यादा करेगा लॉस, तो उसको रोकने के लिए एनर्जी बहुत लगाना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि ये एनर्जेटिकली बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो एनर्जी लॉस बहुत करना पड़ेगा। इतना एनर्जी लाएगा कहाँ से वो? यही वजह है कि स्मॉल बॉडी साइज के ऑर्गेनिजम्स कोल्डर एरिया में बहुत ही रेयरली मिलते हैं। जैसे पोलर एरिया है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं ना, उनका बॉडी साइज बड़ा होता है, रेयरली छोटे मिलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी हीट लॉस को वो रोक ही नहीं पाएगा। एनर्जी कहाँ से लाएगा रोकने के लिए ना, यही वजह है। तीसरा है माइग्रेशन। तो रेस्पॉन्स क्या है? तीसरा माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल एरिया से इनहॉस्पिटेबल एरिया से हॉस्पिटेबल या फेवरेबल इन्वायरमेंट की तरफ होता है। और जब कंडीशन वहाँ पे दोबारा सही हो जाता है तो वापस आ जाता है। पहले गया फिर आया, माइग्रेशन पूरा हो गया। माइग्रेशन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है बेटा, माइग्रेशन एक तरफा मूवमेंट नहीं होता। माइग्रेशन में एमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों है। एमिग्रेशन मतलब पहले जाना, आउटवर्ड मूवमेंट, जाना। कहाँ से जाएगा? अनफेवरेबल एरिया से फेवरेबल एरिया में जाएगा, और फिर वापस आ जाएगा जब वहाँ ओरिजिनल प्लेस पे, नेटिव प्लेस पे कंडीशन सही हो जाएगा। आना मतलब इमिग्रेशन। तो गया फिर आया, बिना आए माइग्रेशन पूरा नहीं होगा। जाना है तो बाद में आना भी है, तभी माइग्रेशन पूरा होगा। तो इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन है इनवर्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल है इसका साइबेरियन क्रेन्स इन केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है ना, तो जो साइबेरियन क्रेन होते हैं साइबेरिया को छोड़ के वहाँ से इमिग्रेशन होके यहाँ पे आ जाता है, भरतपुर राजस्थान में आ जाता है, केवलादेव नेशनल पार्क में। और जब साइबेरिया में फिर से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो उनका इमाइग्रेशन हो जाता है, दोबारा वापस चले जाते हैं, तो माइग्रेशन पूरा हो गया उनका ना। तो रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, माइग्रेशन। चौथा है सस्पेंशन। तो रेस्पॉन्स में एक और है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी अभी हम दिखा देंगे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप इसको जरा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन का मतलब होता है कि ग्रोथ को ही सस्पेंड कर लेना, एक्टिविटीज़ को ही रोक लेना, डॉर्मेंट फेज में चले जाना। तो डॉर्मेंसी एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, जैसे डॉर्मेंसी एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जैसे सीड का डॉर्मेंसी होना, सीड का जर्मिनेट ना करना, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना, जैसे राइजोम है, ट्यूबर है, कॉर्म है, बल्ब है।
अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए आपको हायर प्लांट में मिलेगा। हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप हो जाना, जैसे पोलर बियर में होता है। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप करना, जैसे स्नेल एंड फिशेस में होता है। डायपॉज मतलब सस्पेंडेड ग्रोथ, ग्रोथ को एकदम रोक लेना। एग्जाम्पल है जू प्लैंक्टन्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। और थिक वॉल्ड स्पोर, जैसे बैक्टीरिया में एंडोस्पोर हो गया, बैक्टीरिया फंजाई एल्गी है, फंजाई में क्लेमाइडोस्पोर है, ऐसे एल्गी में बनता है बहुत सारे स्पोर्स, एकाइनिड्स बनता है। तो ये सब थिक वॉल्ड स्पोर है जो सस्पेंड ग्रोथ एक्टिविटी को रोके रहता है ना, और जब कंडीशन फेवरेबल आता है तो ये फिर जर्मिनेट कर जाता है, अपना एक्टिविटी शो करने लगता है। तो सस्पेंशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और वो एक्टिवेट हो जाता है जब कंडीशन फेवरेबल होता है ना। अगला हेडिंग है एडाप्टेशन। तो रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया है। अगला हेडिंग है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है बेटा? एडाप्टेशन जो होता है ये जेनेटिकली फिक्स्ड प्रोसेस है। एडाप्टेशन एक जनरेशन से नहीं आता, एडाप्टेशन कई जनरेशन से आता है। ये कई जनरेशन का प्रोडक्ट है, कई जनरेशन का फिनोमिना होता है। तो एडाप्टेशन इज एनी इनहेरिटेबल चेंजेज। इनहेरिटेबल मतलब अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा। एनी इनहेरिटेबल चेंजेज या वेरिएशंस चाहिए, ये मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल कुछ भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है। दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज फिटनेस। फिटनेस मतलब सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो एडाप्टेशन क्या करता है? एडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म का ये फिटनेस वैल्यू बढ़ा देता है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये इनहेरिटेबल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बाप से माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र भी होता है। ये मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल किसी भी टाइप का ये रिस्पॉन्स या वेरिएशन हो सकता है। इट इज़ जेनेटिकली फिक्स्ड मतलब जीन कंट्रोल करता है। एक्यूमुलेटेड फिनोमेना ओवर मैनी जनरेशन। एडाप्टेशन एक जनरेशन से नहीं आता है, ये कई जनरेशन बाद आता है, कई जनरेशन का प्रोडक्ट है। एक्यूमुलेटेड फिनोमेना होता है कई जनरेशन का। एडाप्टेशन से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव वैल्यू बढ़ता है, फिटनेस वैल्यू बढ़ता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एक करके हम जल्दी से बता देते हैं। जैसे आप देखिए एडाप्टेशन में सबसे पहले हमने बताया कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान में जो कंगारू रैट है, ये आप देखिएगा ये फिजियोलॉजिकली एडाप्टेड होता है, मतलब ये कई महीने तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। सेवरल मंथ्स विदाउट वाटर ये सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। अपने बॉडी के अंदर ये इंटरनली ये फैट ऑक्सीडाइज करेगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगा, और फैट के ब्रेकडाउन से वाटर जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसका यूरिन भी बड़ा गाढ़ा होता है, मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को, और इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है जिसका बाई प्रोडक्ट पानी होता है। बिना पानी पिए इसकी बॉडी को वाटर मिल जाता है। दूसरा है एक्वेटिक मैमल्स, सील और पोलर बियर्स। जो पोलर बियर है और एक्वेटिक मैमल सील है, इसके बॉडी में ना आप देखोगे एडिपोज टिश्यू में थिक ब्लबर होता है, ब्लबर थिक फैटी एसिड का डिपोजिशन होता है जो हीट इंसुलेटर का काम करता है, हीट लॉस को रोकता है ना, क्योंकि पोलर एरिया में ठंडी बहुत होता है तो वहाँ पे हीट लॉस रोकना होता है। तो ब्लबर्स होता है, थिक फैटी एसिड का डिपोजिशन होता है जो हीट इंसुलेटर का काम करता है। आर्की बैक्टीरिया है, जैसे आपने नाम सुना होगा थर्मोएसिडोफाइल्स। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, सर्वाइविंग टेम्परेचर एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बेटा थर्मोएसिडोफाइल्स, वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर जाते हैं, इतना हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में आप देखोगे ना, उनके बॉडी में आप देखोगे उनके सेल मेम्ब्रेन में उनके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। जो आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, उनके सेल मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें फाइटेनाइल साइड चेन होता है, फाइटेनाइल साइड चेन, जो मतलब आप देखोगे जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, वो मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, जल्दी पिघलेगा नहीं। ये उसका एडेप्टेशन है। और अल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब ये है, जैसे आप देखिए जो पर्सन हिली एरियाज़ में रहते हैं, हिली एरिया में प्रेशर कम होता है ना, बहुत हिली एरिया में प्रेशर बहुत कम होता है, और यहाँ हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन भी बॉडी को प्रॉपर मिलता रहता है। तो अगर कोई प्लेन एरिया का बंदा कोई हिल एरिया में चला जाए, रोहतांग पास चला जाए वहाँ पे, तो वहाँ क्या है प्रेशर बहुत कम रहेगा, ऊंचाई पे है ना तो प्रेशर बहुत कम रहेगा। तो कई बार अल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। जब कई बार आप लोग घूमने जाइए हिल एरिया में तो बीमार पड़ जाते हो, थकावट बहुत आता है, वोमिटिंग होने लगता है, नॉजिया, फैटिग ये सब होता है ना, चक्कर आता है, इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। तो बेटा होता क्या है,
ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम है। तो कुछ दिन आप रहोगे वहाँ पे, कुछ दिन रहोगे, महीने 2 महीने 6 महीने, तो आपका बॉडी एडजस्ट कर जाएगा। आपकी बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। ध्यान देना, बॉडी का आरबीसी नंबर बढ़ने लगता है, हाई प्रेशर पे बढ़ने लगता है। आरबीसी का नंबर बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसका वहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। मतलब उसका जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का, वो कम होने लगता है अल्टीट्यूड पे, जिससे ऑक्सीजन बड़ी जल्दी से छूट जाए हीमोग्लोबिन से। अगर एफिनिटी ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए होता है ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलता रहे, इस तरीके से होता है वहाँ पे। तो हिली एरिया पे अल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है अगर कोई प्लेन एरिया का बंदा जाता है, लेकिन वहाँ उनको नहीं होता, जो परमानेंटली वहाँ पे रहते हैं उनको नहीं होता, उनका एडाप्टेशन है। नेक्स्ट है एंटार्कटिक फिशेस हैव एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। जो एंटार्कटिक एरिया के जो फिशेस हैं, आप सोचो एंटार्कटिक एरिया में टेम्परेचर एकदम इतना कम है, माइनस में है, तो वहाँ के जो फिशेस हैं, मछलियाँ हैं, वो कैसे सर्वाइव करती होंगी। एक्चुअल में उनके अंदर बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है। उनके बॉडी में ना, फिशेस के बॉडी में, जो एंटार्कटिक फिशेस हैं उनके बॉडी में होता है एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होता है, ये हीट शॉक प्रोटीन है, HSP हीट शॉक प्रोटीन है, जो बॉडी फ्लूइड को फ्रीज होने से रोकेगा, बर्फ बनने से रोकेगा, फ्रीज होने से रोकेगा। माइनस में तो बर्फ हो जाना चाहिए ना, उसको रोकेगा। ये इसका बायोकेमिकल एडाप्टेशन है। डेजर्ट लिजर्ड्स, रेगिस्तान में जो छिपकलियाँ रहती हैं ना, इनके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन नहीं होता, इनके अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है। बेटा ध्यान देना, इनके अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है। बिहेवियरल कैसे, जब इनके बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है तो ये घूमते टहलते हैं ना, धूप में चले जाते हैं, सन बाथ करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये घूमते टहलते हैं ना, ये छाया में चले जाते हैं, छाया में चले जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। और कुछ मेंबर तो इनके फोसोरियल हैबिट होता है। फोसोरियल हैबिट मतलब बरों में, गड्ढे में रहते हैं, और गड्ढे में रहेंगे तो सीधे सनलाइट नहीं पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर कम ही रहेगा। तो इनके अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशन होता है। नेक्स्ट है एलेंस रूल। एलेंस रूल ये बोलता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एरिया में रहते हैं, ठंडी जितना ज़्यादा होगा, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर एरिया में रहते हैं, ठंडी ज़्यादा होगा, तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका ईयर है, लिम्स है, मतलब उनका जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज होगा वो छोटा होगा, ताकि हीट लॉस को कम मिनिमाइज कर सके वो। तो एलेंस रूल बोलते हैं। एलेंस रूल ये बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर एरिया के होते हैं उनका बॉडी ईयर्स है, लिम्स है, एक्सट्रीमिटीज छोटा होता है। ठीक है, ये बोलता है एलेंस रूल, ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज कर सके। ऐसे ही एक अंतिम एग्जांपल हम बता दें आपको, जो मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स है एंड फिशेस, जो ग्रेट डेप्थ में हैं एट ओशन, समुंदर में जो बहुत गहराई में रहते हैं, जहाँ पे प्रेशर आप देखोगे ना, प्रेशर मोर देन 100 टाइम्स देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज़्यादा प्रेशर रहता है गहराई में, डेप्थ में। ऊंचाई पे प्रेशर कम, गहराई में ज़्यादा। तो इनका कैसे रह लेते हैं जहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है? ये इनका बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है। ध्यान देना, बायोकेमिकल एडाप्टेशन। ये बायोकेमिकली एडाप्टेड होते हैं वहाँ पे इतने प्रेशर पे रहने के लिए, इतने हाई प्रेशर पे, 100 गुना ज़्यादा प्रेशर पे सर्वाइव कर जाते हैं देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इनका बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है। बायोकेमिकली एडाप्टेड होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। आप लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, पॉपुलेशन क्या है हम आपको बता दें। पॉपुलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं। पॉपुलेशन इज द इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस या एरिया, compete for the similar resources and potentially interbreed। जाहिर सी बात है, जब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो सबका रिक्वायरमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा, सबका ज़रूरत या नीड एक जैसा होगा। और जब ज़रूरत एक जैसा होगा, एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही ज़रूरत होगी, तो कंपटीशन भी इनके बीच में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कंपीट करेंगे फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज, और एक ही स्पीसीज के हैं तो इंटरब्रीडिंग भी होगा। तो पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स एट द पॉपुलेशन लेवल। आपने पढ़ा था
कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट करता है, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो देखिए अगला हेडिंग है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी पॉपुलेशन की क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो यही हम यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो बेटा ध्यान दो, पॉपुलेशन में क्या क्या खासियत है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम आपको बता दें। पहले सबसे पहले हम आपको डिफरेंस बता दें कि इंडिविजुअल में और पॉपुलेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इंडिविजुअल पैदा होता है तो हम बोलते हैं बर्थ, मरता है तो बोलते हैं डेथ, या इंडिविजुअल पैदा होता है तो बोलते हैं बर्थ, मरता है तो हम बोलते हैं डेथ। जबकि पॉपुलेशन में बर्थ या डेथ नहीं बोलते हैं, नेटालिटी बोलते हैं, बर्थ रेट। मरता है तो बोलते हैं मोर्टेलिटी, डेथ रेट बोलते हैं वहाँ पे ना। इंडिविजुअल का बर्थ डेथ होता है, पॉपुलेशन में बर्थ रेट या डेथ रेट होता है। नेटालिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। इंडिविजुअल का हम पूछते हैं एज कितना है, पॉपुलेशन बोलते हैं एज स्ट्रक्चर क्या है, एज रेशियो क्या है। एज स्ट्रक्चर या एज रेशियो हम देखते हैं पॉपुलेशन का, एज रेशियो। एक इंडिविजुअल है, उसका या तो इमिग्रेशन होगा या इमाइग्रेशन होगा, मतलब कहीं से या तो जाएगा कहीं या तो आएगा एक बार में। जबकि पॉपुलेशन में आना जाना दोनों लगा रहता है, वहाँ पे हम सीधे बोलते हैं माइग्रेशन, वहाँ आना जाना दोनों लगा रहता है, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का आपने एट्रीब्यूट्स देख लिया, ये इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में डिफरेंस देख लिया। तो इधर जितने भी हैं ये सब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो पॉपुलेशन में हम 4 एट्रीब्यूट दिखा रखे हैं, नीट में क्वेश्चन भी आता है। देखिए जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, और एज रेशियो या एज पिरामिड हमने दिखा रखा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को एन से दिखाते हैं, एन मतलब नंबर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सब पॉपुलेशन की खासियत हम बता रहे हैं। डेंसिटी का मतलब नंबर पर यूनिट एरिया या बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा आपको। डेंसिटी का मतलब है नंबर पर यूनिट एरिया या फिर बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी हमने बोला नंबर पर यूनिट एरिया या बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर काउंट करो तब भी डेंसिटी वो है, या बायोमास आप मेजर कर दो वो भी डेंसिटी में ही आएगा। तो ज़्यादा उचित क्या है, डेंसिटी को मेजर करने का ज़्यादा सही तरीका क्या है, नंबर काउंट कर लो या बायोमास मेजर कर लो। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे टू काउंट टोटल नंबर इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का ज़्यादा सही, ज़्यादा उचित तरीका है टू काउंट टोटल नंबर इज मोर अप्रोप्रिएट टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी देन द मेजरिंग टोटल बायोमास। टोटल नंबर काउंट कर लो, ये ज़्यादा उचित है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का देन द आप बायोमास काउंट कर रहे हो। ठीक है, परसेंट बायोमास कवर कर रहे हो। लेकिन हमेशा नहीं ऐसा केस है, ये हमेशा सही नहीं है। कभी कभी बायोमास को मेजर करना ज़्यादा उचित होता है देन द काउंटिंग टोटल नंबर, बताएंगे भी हम। तो हमने बोला, और ये जो नंबर है, नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। जैसे भरतपुर राजस्थान, वहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क है, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन का नंबर 10 से कम है, तो नंबर बहुत कम है। और नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे छोटा सा तालाब है या गड्ढा है, उसमें कोई एल्गी है या क्लेमाइडोमोनास है, उसका नंबर मिलियन बिलियंस हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। और नंबर बहुत कम भी हो सकता है, 10 से भी कम हो सकता है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मेजर करने के 2 तरीके। तो हमने बोला कि ज़्यादा उचित है नंबर काउंट करना, लेकिन कभी कभी बायोमास भी मेजर करना ज़्यादा उचित हो जाता है, हमेशा नंबर ही ज़्यादा उचित नहीं रहता। जैसे देखिए आप जरा, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में एक सिंगल बनियन ट्री है, बनियन का बरगद प्लांट है, और छोटे छोटे बहुत सारे 1000 प्लांट हैं वहाँ पे पार्थीनियम के। पार्थीनियम होता है कैरेट ग्रास। तो ये बताइए ज़्यादा उचित क्या है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का ज़्यादा सही तरीका क्या है। वैसे नंबर के हिसाब से डेंसिटी तो पार्थीनियम का ज़्यादा है, क्योंकि बनियान सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा उचित क्या है, क्या मेजर करना, डेंसिटी। ध्यान देना, डेंसिटी को मेजर करने का ज़्यादा सही तरीका यहाँ पे है बायोमास कवर को देख लो। बायोमास किसका ज़्यादा है, भले ही बनियान एक ट्री है लेकिन वो बहुत बड़े साइज का होता है, उसका बायोमास 1000 पार्थीनियम से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा उचित है बायोमास को मेजर करना एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का तरीका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनियान ट्री का इकोलॉजिकल रोल बहुत ज़्यादा है। एक ही ट्री के ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए, उसके फ्रूट को खाने के लिए। बायोमास, बाकी ये पार्थीनियम तो एक्जोटिक स्पीसीज है, वीड है,
लेकिन यहाँ बनियन ट्री एक इको मतलब आप देखोगे एक कीस्टोन स्पीसीज है, इसके ऊपर कितने एनिमल डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए, तो इसका इकोलॉजिकल रोल ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा उचित है आप बायोमास को मेजर कर दो देन द काउंटिंग नंबर। ठीक है, डेंसिटी मेजर करने का दो तरीका है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट काउंट और इनडायरेक्ट काउंट। नंबर काउंट करने का दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट काउंट में जैसे टोटल नंबर या बायोमास, कितना बायोमास बढ़ा या कितना नंबर बढ़ा, ऐसे काउंट कर लो, गिन लो ऐसे, या मेजर कर लो उसको, तो ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट काउंट है जैसे टाइगर सेंसस इन इंडिया बेस्ड ऑन टाइगर सेंसस इन इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स या टाइगर रिजर्व्स बेस्ड अपॉन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। पग मार्क मतलब फुटप्रिंट एंड फीकल मैटर, उसका वेस्ट मटेरियल देख के कंपोजिशन स्टडी करके बता देते हैं कितने टाइगर हैं। तो टाइगर सेंसस अपने यहाँ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे पद चिन्ह पैरों के निशान देख के देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट से तैयार कर लेते हैं, फुटप्रिंट से कि कितने टाइगर हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड है आप डायरेक्टली गिन लो कितना है यहाँ पे ना, वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो ये डेंसिटी होगी। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के कंपैरिजन में है यहाँ पे। इसका मतलब द नंबर ऑफ सैंपल्स इन विच स्पीसीज एक्स प्रेजेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स स्टडीड इनटू 100। जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट का स्पीसीज है जिसको हमने नाम दे दिया एक्स। एक्स मतलब XYZ कोई भी हो सकता है। कोई इंसेक्ट का स्पीसीज है जिसका नाम है एक्स, तो हमको ये पता करना है कि हमने 10 फील्ड में स्टडी किया, 10 अलग अलग खेत में हम जाके देखे और उसमें स्टडी किए, 10 अलग अलग खेत में जाके हम 10 सैंपल ले लिए और हम देखें कि x कितने कितने में है। तो द नंबर ऑफ सैंपल्स इन विच स्पीसीज एक्स प्रेजेंट, मान लो 10 में से 7 में प्रेजेंट था और टोटल हमने 10 सैंपल स्टडी किया, तो 7/10 इंटू 100 मतलब उसका रिलेटिव डेंसिटी हो गया 70%। 70% हो गया ना। दूसरा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का बर्थ रेट। बर्थ रेट को नेटालिटी भी बोलते हैं। पर कैपिटा बर्थ या पर हेड बर्थ हम ले गए। जैसे एग्जांपल हम बता दें, जैसे मान लो किसी लैब में फ्रूट फ्लाई का स्टडी किया गया, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का। तो मान लो किसी लैब में हम फ्रूट फ्लाई का स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये मान लो कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते का लाइफ है यार उनका, एक हफ्ते में रिप्रोडक्शन के थ्रू 4 फ्रूट फ्लाई और पैदा हो गए, तो वहाँ पे बर्थ रेट कितना होगा? ध्यान दो, किसी लैब में 40 फ्रूट फ्लाई थे और रिप्रोडक्शन के थ्रू एक हफ्ते में 4 और बढ़ गए, तो वहाँ पे बर्थ रेट कितना होगा? वहाँ पे बर्थ रेट हो जाएगा 4/40 मतलब 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ध्यान देना, वहाँ बर्थ रेट हो जाएगा 4/40 इक्वल टू 0.1 फ्रूट फ्लाई पर वीक, 0.1 ऑफ स्प्रिंग्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक हो जाएगा बर्थ रेट। 4 अभी आया, 40 पहले से था, 4/40 कर दो, 0.1 हो जाएगा बर्थ रेट। पर कैपिटा बर्थ की बात हो रही है ना। ऐसे डेथ रेट की बात कर रहे हैं, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, यहाँ भी क्या हो जाएगा? पर कैपिटा डेथ। टाइम के हिसाब से कितना डेथ हुआ, पर कैपिटा डेथ। तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए किसी तालाब में, किसी पौंड में 20 लोटस का प्लांट था, कमल का प्लांट था, 20 लोटस का प्लांट था, कमल का प्लांट था किसी तालाब में, और एक साल में मान लो 1 साल में 8 का डेथ हो गया, मर गए, 8 खत्म हो गए, मर गए, तो डेथ रेट कितना हो जाएगा? 8/20। इसका मतलब 0.4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डेथ रेट हो जाएगा 8, देखो 20 पहले से थे, 8 मर गए, मतलब 0.4 लोटस। ध्यान देना, डेथ रेट हो जाएगा यहाँ पे 0.4 लोटस या ऑफस्प्रिंग्स पर 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, इतना हो जाएगा डेथ रेट 0.4, और यहाँ बर्थ रेट था 0.1। ठीक है, अब चौथा एट्रीब्यूट हम बात करते हैं एज पिरामिड के बारे में। एज पिरामिड, अच्छा एज रेशियो, अभी हम जैसे यहाँ बात किए थे, एज रेशियो क्या होता था? एज रेशियो का मतलब होता था कि पर 1000 फीमेल मेल कितने हैं। ठीक है, एज रेशियो। जैसे मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में, कोई पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल है, किसी पॉपुलेशन का साइज 1000 है, 1000 इंडिविजुअल है, 1000 में से 600 फीमेल है, 400 मेल है, तो इसका मतलब 6:4 का रेशियो हो गया। 6:4 का मतलब 600 फीमेल है, 400 मेल है, 6:4 का रेशियो हो गया।
मेल फीमेल वैसे इक्वल कम ही होते हैं, कम ही पॉपुलेशन में होते हैं। तो एज पिरामिड क्या है? एज पिरामिड रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, इज कॉल्ड एज पिरामिड। एक्चुअल में किसी भी पॉपुलेशन में आप देखिए ना, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी पॉपुलेशन हो उसमें इंडिविजुअल्स सेम एज ग्रुप में नहीं रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। इन एनी पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में आप देखिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं, जो मिला के बनाता है एज पिरामिड। तो उसी प्रपोर्शन को द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रपोर्शन कंस्टिट्यूट एज पिरामिड, तो उसी को हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो देखिए हमने क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप इज कॉल्ड एज पिरामिड, व्हिच इंडिकेट्स, किसी भी कंट्री का जो एज स्ट्रक्चर होता है, एज पिरामिड होता है, क्या दिखाता है? विच इंडिकेट्स द करंट रिप्रोडक्टिव स्टेटस, करंट रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है, एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट दिखाता है, ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का ग्रोथ रेट देखना हो तो उसका एज पिरामिड देख लो, एज स्ट्रक्चर देख लो, पता चल जाएगा, करंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पता चल जाएगा आपको उससे ना। एज पिरामिड 3 टाइप का है, ट्रायंगुलर शेप्ड, बेल शेप्ड और अर्ध शेप्ड। ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए जो प्री रिप्रोडक्टिव है, हमने बताया ना किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं, 3 एज ग्रुप में होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स 3 एज ग्रुप में होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 एज ग्रुप में होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब बच्चे हो गए जो अभी रिप्रोडक्शन वाले एज पे नहीं आए हैं। रिप्रोडक्टिव एज मतलब पेरेंट्स जिस एज में हैं, जिस एज तक वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो पेरेंट्स आप मान लो ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले। पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले मतलब जिनका टॉक टाइम खत्म है, जो रिप्रोडक्शन अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू, जितना रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिनका खत्म हो चुका है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गए। जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में आ जाते हैं। तो 3 एज ग्रुप है। तो ट्रायंगुलर कब बनेगा? जब बेस चौड़ा होगा, ध्यान देना, जब बेस चौड़ा होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जब ज़्यादा होगा बेटा, ध्यान देना, जब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले का नंबर क्या है, ज़्यादा है, इनसे कम रिप्रोडक्टिव वाले होंगे, सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले होंगे। मतलब किसी पॉपुलेशन में बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है, पेरेंट में, रिप्रोडक्टिव मतलब पेरेंट, माँ बाप, मतलब माँ बाप 2 लोग हो गए ना, हम 2 हमारे 10, बच्चे कई ज़्यादा हैं, हम दो हमारे 10, तो ये हो गया ट्रायंगुलर शेप पिरामिड बन जाएगा। इंक्रीजिंग या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये आपको मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ऐसे ही मिलेगा। और दूसरा बेल शेप्ड जो होता है स्टेबल पॉपुलेशन होता है, बेल के आकार में। देखिए इसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर 1 रहेगा, मतलब रिप्रोडक्टिव में माँ बाप आ जाएंगे 2 लोग, और प्री रिप्रोडक्टिव में बच्चे, मतलब हम 2 हमारे 2, ये वाला कंसेप्ट है, हम 2 हमारे 2। देखो पेरेंट और बच्चों का नंबर बराबर है, हम 2 हमारे 2, स्टेबल पॉपुलेशन रहेगा ये स्टेबल। ये पहला वाला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जो आपको डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगा, सेकंड वाला स्टेबल पॉपुलेशन है जो डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेगा। तीसरा अर्ध शेप्ड है, यहाँ डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये आपको मिलेगा। ध्यान देना, कुछ कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड है, जापान है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, नेगेटिव है, उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव में 2 लोग हो गए, रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे ज़्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट वाले का नंबर कम है। तो रिप्रोडक्टिव में 2 लोग तो हो ही गए, मियाँ बीवी, तो हम 2 हमारे 1, तो पॉपुलेशन तो कम होगा ही होगा। देखिए अर्ध के आकार में, उल्टे घड़े के आकार में, उसका घड़े का जो मुंह होता है, माउथ है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, बीच में रिप्रोडक्टिव चौड़ा वाला है, और ये इसका जो बॉटम है ये पोस्ट वाला है, मतलब बीच में चौड़ाई ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है, बाकी इनका क्या है, कम है। ये आपको जापान स्विट्जरलैंड में ऐसे ही मिलेगा, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहाँ पे गवर्नमेंट बच्चा पैदा करने पे पैसे भी देती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ग्रोथ मॉडल में अभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो मॉडल से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी n से दिखा दी हमने, तो इमाइग्रेशन I और बर्थ रेट B,
प्लस 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 मतलब इससे डेंसिटी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। और डेथ रेट और इमिग्रेशन माइनस 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 मतलब इससे डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इन दोनों से बढ़ेगा, इन दोनों से डेंसिटी घटेगा, माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस। तो इफ n इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन डेंसिटी एट टाइम पीरियड t प्लस 1 विल बी nt प्लस 1 इक्वल टू nt प्लस b प्लस i माइनस d प्लस e। b प्लस i मतलब बर्थ रेट और इमिग्रेशन जिससे बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, माइनस d प्लस e मतलब जिससे डिक्रीज हुआ, डेथ और e जिससे डिक्रीज हुआ है। तो इन ध्यान देना, ग्रोथ बराबर क्या, ग्रोथ बराबर इंक्रीज माइनस डिक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ दोनों को माइनस कर दीजिए, जो बचा होगा वो ग्रोथ हो जाएगा आपका। तो बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। वैसे आमतौर पे क्या होता है बेटा, बी एंड डी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं बर्थ एंड डेथ रेट। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में इमाइग्रेशन का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में आई का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हैबिटेट या एरिया एकदम नया नया बसाया गया हो, ठीक है, कोई हैबिटेट या एरिया बिल्कुल नया नया बनाया गया हो या बसाया गया हो, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बर्थ और डेथ रेट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बर्थ और डेथ बहुत कम होगा। लेकिन वहाँ पे अगर कहीं बाहर से इमाइग्रेशन हो गया, 1000-2000 लोग आके वहाँ बस गए, अब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, तो वहाँ पे आई का रोल सबसे ज़्यादा हो गया देन द बी एंड डी। वैसे बी एंड डी का ज़्यादा रोल रहता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन में आई का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है, जब कोई एरिया नया नया एकदम कॉलोनाइज होता है तब। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की बात करें तो दो मॉडल है, ग्रोथ मॉडल दो है, टू मॉडल्स, ध्यान देना, ग्रोथ मॉडल में दो मॉडल्स है, टू मॉडल्स, दो मॉडल। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होगा तो जे शेप मॉडल बनेगा, जे के आकार में बनेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, अकर्स व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस एकदम फेवरेबल हो, रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस का कोई लिमिट ही ना रहे, बहुत ज़्यादा रहे, नो इन्वायरमेंटल बैरियर या रेजिस्टेंस, कोई इन्वायरमेंटल बैरियर या रेजिस्टेंस है ही नहीं, इन्वायरमेंट अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है, एंड कंपटीशन इज वेरी लो, कंपटीशन बहुत ही कम है, कंपटीशन एकदम लेस है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन बहुत ही कम है। तो ऐसे केसेस में ना, ऐसे केस में पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करेगा। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगा ऐसे केस में, ठीक है। तो इफ n इज पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर n पॉपुलेशन का डेंसिटी है एट टाइम t, देन चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, देन चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी n एट टाइम t, इसको हम दिखाएंगे dn बाई dt से ना, विल बी dn बाई dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू n, b क्या है, बर्थ रेट है, d क्या है, डेथ रेट है। अगर हम ये मान ले r इक्वल टू b माइनस डी, अगर b माइनस डी के स्थान पे r रख दें, देन dn बाई dt इक्वल टू आर एन हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, आर बराबर बी माइनस डी होता है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं, ध्यान देना, आर को बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एक्चुअल में आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होता है, बाई बर्थ कैपेसिटी होता है सरवाइव करने का, रिप्रोड्यूस करने का, तो उसे ही हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। आर का वैल्यू क्या है, आर बराबर बी माइनस डी होता है, आर का वैल्यू 0.0205 था, 0.0205 था ह्यूमन पॉपुलेशन का इन इंडिया इन 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया में आर का वैल्यू इतना था, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव वैल्यू इतना था, जो 2001 में 20 साल बाद 0.0171 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। नॉर्वे रैट के लिए है आर का वैल्यू 0.015,
फ्लोर बीटल्स, आटे में जो बीटल्स घुन वगैरह होते हैं उनके लिए आर का वैल्यू है 0.12। ये सब याद रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखोगे जे शेप्ड मॉडल बनेगा, जे के आकार में। ये आपको एल्गल ब्लूम के केस में मिलेगा जब एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होता है। इंसेक्ट इन रेनी सीजन, जब इंसेक्ट का जबरदस्त ग्रोथ होता है रेनी सीजन में तो जे शेप्ड मॉडल ऐसे बनता है। तो देखिए एक साइड में लिखा है एन, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है, एक साइड में लिखा हमने टाइम, टाइम के साथ में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते हुए हमने यहाँ पे दिखाया है। तो आप देखिए जे के आकार में ये ग्रोथ बन रहा है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है, ऐसा लगातार ग्रोथ होता रहेगा, जे शेप्ड मॉडल बनेगा, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, लगातार रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ भी लगातार बढ़ता जाता है। रिसोर्स यहाँ पे अनलिमिटेड है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो dn/dt इक्वल टू Rn, ये जे शेप्ड बनेगा, जे के आकार में बनेगा। अब सेकेंड ग्रोथ मॉडल हम दिखाएंगे एस शेप्ड, एस शेप्ड बनेगा, सिग्मोइडल कर्व बनेगा जब रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस होगा तब। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं बेटा, लिख लीजिए आप। दूसरा है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ध्यान देना, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक मतलब क्या, लॉजिकल, जिसमें कोई लॉजिक हो, ध्यान देना, लॉजिस्टिक या लॉजिकल, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो वास्तविक है। क्योंकि आप बताओ ना, ये ग्रोथ, पहला वाला क्या बोलता है, जब कोई कंपटीशन हो ही ना, रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, कंपटीशन एकदम जीरो हो, इन्वायरमेंट हमेशा फेवरेबल रहे, कोई बैरियर ऑफर ना करे। रियल कंडीशन में ऐसा होता है क्या? रियल कंडीशन में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए रियलिस्टिक है, लॉजिस्टिक, जिसमें लॉजिक बनता हो भाई। कब होगा ये ग्रोथ? रियलिस्टिक है, ये ज़्यादातर केसेस भी यही रहता है, मोस्ट कॉमन टाइप का ग्रोथ है ये। अकर्स वे रिसोर्सेस आर लिमिटेड, लिमिटेड हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, एंड इन्वायरमेंट ऑफर्स बैरियर या रेजिस्टेंस। आप देखो ना, कंपटीशन कितना रहता है, नीट में गिना चुना सीट रहता है, बच्चे रहते हैं 15 लाख, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम है। जब रिसोर्स कम रहे, ज़रूरत सबकी एक जैसी रहे और पॉपुलेशन ज़्यादा रहे तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है ना। तो ऐसे केस में लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है जब इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस ऑफर करे, रिसोर्स कम हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। देन ईच पॉपुलेशन हैज एनफ रिसोर्सेस टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो ग्रोथ, नो फर्दर ग्रोथ अकर्स, कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ध्यान देना, कैरिंग कैपेसिटी के का कंसेप्ट आया। कैरिंग कैपेसिटी होता है मैक्सिमम कैपेसिटी, जिससे ज़्यादा कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? फूड या रिसोर्स की कमी होने की वजह से। मतलब यहाँ पे बैरियर आया, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फूड या स्पेस मतलब रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, जिससे पॉपुलेशन रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जो एक्सपोनेंशियल हो रहा था वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, रिसोर्स कम है ना, इसलिए ग्रोथ रुक भी सकता है यहाँ पे। तो जहाँ पे ग्रोथ रुकेगा, जहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगा वो स्टेशनरी फेज होगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। और अब देखिए जरा, जहाँ पे पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट का मतलब होता है पॉपुलेशन रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन रीचिंग या अराइविंग कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो जाता है उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट, पॉपुलेशन रीचिंग कैरिंग कैपेसिटी। जहाँ पे के अचीव हो जाता है ना उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। तो देखिए यहाँ पे ये लैग फेज था, इनिशियल फेज बहुत स्लो था, लॉग फेज में ग्रोथ बढ़ा। लेकिन जब ग्रोथ बढ़ा बेटा, तो एक बार बताइए, ये के का आधा है, k/2, ये के का आधा है, k/2, k/2 पे मैक्सिमम ग्रोथ होगा। फिर धीरे धीरे ग्रोथ ज़्यादा होगा तो रिसोर्स कम होगा, ग्रोथ कम होता जाएगा और आके बिल्कुल रुक जाएगा। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ एकदम रुक जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? कैरिंग कैपेसिटी, मतलब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो एसिम्पटोट क्या है? जहाँ पे पॉपुलेशन रीच कैरिंग कैपेसिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम मैक्सिमम हो जाए उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। मतलब k=n, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है बेटा देखिए, dn/dt इक्वल टू Rn, ये पहला वाला था, जे शेप्ड वाला था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का था। यहाँ पे हमने इनटू इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी कर दिया, जो रिसोर्स लिमिटेशन है, रेजिस्टेंस है, ये भी हमने साथ में जो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए
dN/dt इक्वल टू Rn k माइनस एन बाई के। के मतलब क्या है यहाँ पे? कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। और कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट आने का ही मतलब है बस इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं बढ़ सकता क्योंकि रिसोर्स की कमी हो गई। तो इसको वरहल्स्ट पर्ल ग्रोथ इक्वेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वरहल्स्ट एंड पर्ल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ये लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन दिया था, उन्हीं के नाम पे पड़ गया वरहल्स्ट एंड पर्ल ग्रोथ इक्वेशन। ठीक है, तो ये ग्रोथ कब होता है? लॉजिस्टिक या सिग्मोइडल एस शेप्ड आपको ग्रोथ मॉडल मिला। एस शेप्ड तब मिलेगा जब लॉजिस्टिक या रियलिस्टिक ग्रोथ होगा, जब रिसोर्स का लिमिटेशन होगा तो एस शेप्ड मॉडल बनेगा। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। ध्यान देना बेटा, एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। एनसीईआरटी में एक हेडिंग लिखा है, इसको हमने इस हेडिंग को एक दूसरा नाम दे दिया है एनर्जी पार्टीशनिंग। एनर्जी पार्टीशनिंग का मतलब होता है एनर्जी का बंटवारा होना, एनर्जी का डिवाइडेशन करना है, एनर्जी का बंटवारा करना है, एनर्जी का पार्टीशनिंग होना। ठीक है, तो एनर्जी पार्टीशनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है, हम आपको बता दें। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस अकर इन रिस्पॉन्स टू द बायोटिक कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेस है जैसे प्रिडेशन है, कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है। एबायोटिक स्ट्रेस है मतलब एबायोटिक स्ट्रेस में ड्रॉट है, सेलानिटी है, इन सब के लिए तो ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पॉन्स आता है ना वही हमको पढ़ना है यहाँ पे, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो एनर्जी पार्टीशनिंग मतलब एनर्जी का बंटवारा होना। ठीक है, एनर्जी पार्टीशनिंग का मतलब हो गया एनर्जी का बंटवारा होना। तो आप ये बताइए, जो एनर्जी का पार्टीशनिंग होता है मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के पास जितना भी एनर्जी है वो अपना एनर्जी कहाँ कहाँ लगाता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनर्जी पार्टीशनिंग में। मतलब ऑर्गेनिज्म के पास जितना भी एनर्जी है वो अपना एनर्जी कहाँ कहाँ पार्टीशन करेगा, बंटवारा करेगा। तो एनर्जी पार्टीशनिंग अकर्स विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। रिप्रोडक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा रहा है तो उसको बोलते हैं आर सिलेक्शन। आर मतलब रिप्रोडक्शन, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और अगर कोई एनर्जी अपना मेंटेनेंस में लगा रहा है तो उसको हम बोलते हैं के सिलेक्शन। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी, अभी जो हमने बताया था आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बार बताओ, एनर्जी का बंटवारा हमको करना है। अगर ध्यान से सुनना, लिखाएगा नहीं, ध्यान से सुनना। अगर इन्वायरमेंट अनलिमिटेड है, मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या बैरियर नहीं है, अगर इन्वायरमेंट अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, कंपटीशन नहीं है या एकदम मिनिमम है, कंपटीशन बहुत कम है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, इन्वायरमेंट भी कोई रेजिस्टेंस बैरियर ऑफर नहीं कर रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे स्पीशीज को फेवर करेगा, सेलेक्ट करेगा जो अपना एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाएगा, जो अपना एनर्जी, मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मेंटेनेंस की ज़रूरत तब पड़ती जब इन्वायरमेंट एक्सट्रीम होता, तो कोई खतरा है ही नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म को फेवर करेगा, सेलेक्ट करेगा जो अपना एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाएगा। इसे ही बोलते हैं आर सिलेक्शन। और ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज। ध्यान देना, जो रिप्रोडक्शन में अपना एनर्जी लगाएगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आर सिलेक्शन। तो जो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होते हैं, आप देखोगे ये मोस्टली स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, मोस्टली स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और आप देखोगे, ध्यान देना, मोस्टली स्मॉल साइज होंगे, और मोस्टली आप देखोगे रिप्रोड्यूस ओनली वंस। ये मोनोकार्पिक होते हैं, लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बैम्बू हो गया, बैम्बू का प्लांट हो गया, पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया, ध्यान देना, बैम्बू हो गया, पेलाजिक फिशेस हो गए, ये सब। तो रिप्रोड्यूस ओनली वंस एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स। स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म ये प्रोड्यूस करेंगे, एक ही बार रिप्रोडक्शन होगा ज़्यादातर में, और एक स्मॉल साइज, मोस्टली स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑयस्टर्स हो गया, ऑयस्टर्स, और सैल्मन फिशेस हो गया,
ये सब जो हो गए ना, ये सब आर सिलेक्टेड स्पीसीज में आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ध्यान देना। बैम्बू है, पैसिफिक सैल्मन फिशेस है, ये अपने लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, बैम्बू और पैसिफिक सैल्मन फिशेस। और ऑयस्टर हो गया और पेलेजिक फिशेस हो गए जो एकदम सरफेस पे फीड करते हैं, ये प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये सब आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं। रिप्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं तब जब कंडीशन एकदम फेवरेबल होता है। इनका जब हमने बताया कब होगा आर सिलेक्शन, कब होगा, जब इन्वायरमेंट अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, इन्वायरमेंट कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना करे, तो इनका जे शेप्ड कर्व मिलेगा, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, इनका जे शेप्ड ग्रोथ कर्व मिलेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आर सिलेक्शन। के सिलेक्शन क्या है, आप देखिए। के सिलेक्शन जब इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस या बैरियर ऑफर करे, ध्यान देना, जब इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस या बैरियर ऑफर करे, रिसोर्सेस लिमिटेड हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, इंटेंस हो, तो प्रीडेटर का खतरा हो, प्रीडेटर का खतरा हो, तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज को फेवर करेगा जो अपना एनर्जी मेंटेनेंस में लगाए। रिप्रोडक्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं, रिप्रोडक्शन में लगाओगे, मेंटेनेंस नहीं करोगे तो एक्सटिंक्ट हो जाओगे भाई साहब, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्रीडेटर का खतरा है। तो ऐसे में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन बहुत हो चुका है, बच्चे पैदा मत करो, यहाँ मेंटेनेंस करो। तो जो ऑर्गेनिज्म मेंटेनेंस में एनर्जी लगाता है अपना, नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करता है, सेलेक्ट करता है। इसको बोलते हैं के सिलेक्शन। के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, और के यही दिखा रहा है कि रिसोर्स लिमिटेड है कहीं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं के सिलेक्शन। और ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज। और जो के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं बेटा, ये मोस्टली लार्ज बॉडी साइज्ड होते हैं, ध्यान देना, मोस्टली लार्ज बॉडी साइज के होते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन एक से अधिक बार होगा। रिप्रोड्यूस, ध्यान देना, रिप्रोड्यूस मोर देन वंस, एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन होगा। जैसे आप देखिए बर्ड्स और मैमल्स रिप्रोड्यूस मोर देन वंस, पॉलीकार्पिक होंगे एंड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एक बार में कम पैदा होगा, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स। और इनका क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल बनेगा, एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल। पहले वाले का जे शेप बनता था, तो इसको बोलते हैं के सेलेक्टेड स्पीसीज। प्रोसेस होता है के सिलेक्शन। के का मतलब ये कैरिंग कैपेसिटी, मतलब रिसोर्स कहीं ना कहीं लिमिटेड है ना, तो ये होता है के सेलेक्टेड स्पीसीज है। तो ये आर और के सिलेक्शन हो गया। तो यही एनर्जी पार्टीशनिंग है। एनर्जी का बंटवारा दो जगह होगा, मतलब रिप्रोडक्शन में और मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या है? अगर हम किसी को बोल दें कि कोई ऑर्गेनिज्म मेंटेनेंस में एनर्जी लगा रहा है, तो मेंटेनेंस एनर्जी का मतलब एनर्जी सपोर्टिंग बेसल मेटाबॉलिज्म, जो बीएमआर को सपोर्ट कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। एनर्जी जो रिसोर्सेस के सर्च करने में लग गया, फूड, रोटी, कपड़ा, मकान इकट्ठा करने में, सर्च करने में लग गया। एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म ने खर्च किया है प्रीडेटर से बचने के लिए लगाया, जो प्रीडेटर से बचने के लिए जो एनर्जी लगाया, ये मेंटेनेंस एनर्जी होता है। अगला हेडिंग है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। तो यहाँ पे देखिए दो स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, ठीक है, दो स्पीसीज है और सिंबल से हम इंटरैक्शन का नाम जान लेंगे। प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा। तो ये या तो ये म्यूचुअलिज्म हो सकता है, और प्लस प्लस का सिंबल, प्रोटो कोऑपरेशन का भी सिंबल प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस प्रोटो कोऑपरेशन भी होता है और प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म भी होता है, दोनों। प्लस और जीरो मतलब यहाँ दोनों का फायदा था, यहाँ भी दोनों का फायदा था, यहाँ पे एक का फायदा है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड, अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, न्यूट्रल रहेगा। इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। एक प्लस एक माइनस, एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो गया, उसकी वजह से प्रेडेशन बोलेंगे इसको। प्लस माइनस, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ये पैरासिटिज्म भी हो सकता है। तो प्लस होता है प्रीडेटर का, माइनस प्रे का होता है। यहाँ प्लस होस्ट का मतलब पैरासाइट का होता है, माइनस होस्ट का होता है। जीरो माइनस, एक का ना तो फायदा ना तो नुकसान होगा, दूसरे का उसकी वजह से नुकसान हो जाता है।
माइनस माइनस दोनों का नुकसान होता है। ये होता है कंपटीशन। अब हम एक एक करके सबके बारे में बहुत तेजी से बताएंगे विथ एग्जांपल। आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पॉजिटिव इंट्रैक्शन का। पॉजिटिव इंट्रैक्शन, ठीक है। तो कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में देखिए प्लस और जीरो का सिंबल है। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर द नाइदर इज बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो एग्जांपल्स आप देखिए कमेंसलिज्म का, प्लस और जीरो सिंबल है इसका। ऑर्किड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड जो होता है एपीफाइट होता है। एपीफाइट का मतलब EPIPHYT। एपीफाइट मतलब ये दूसरे प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है ऑर्किड प्लांट, ठीक है। तो ऑर्किड प्लांट ग्रो ऑन मैंगो ट्री, मैंगो के ऊपर ग्रो करता है। तो ऑर्किड का प्लस हो जाएगा, मैंगो का जीरो। मतलब ऑर्किड को सपोर्ट मिल गया ना, एपीफाइट है, ये मैंगो के ऊपर ग्रो कर गया। तो मैंगो के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं, इतना हैवी प्लांट होता है, छोटे मोटे प्लांट लगे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सपोर्ट के लिए। तो इसका फायदा हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाता है ऑर्किड को। दूसरा है कैटल सिगरेट ईटिंग इंसेक्ट्स बिहाइंड द कैटल, बिहाइंड ग्रेजिंग कैटल्स। कैटल इग्रेट क्या है? ये बर्ड होता है, बर्ड, ध्यान देना, ये बर्ड्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कैटल इग्रेट्स ईटिंग इंसेक्ट्स बिहाइंड ग्रेजिंग कैटल्स। जब कोई जानवर ग्रेजिंग कर रहा होता है, तो जानवर गाय भैंस बड़े साइज का है, तो उसका पैर बहुत हैवी होता है ना। तो घास के अंदर, ग्रास के अंदर इंसेक्ट छुपा रहता है। तो जो बर्ड रहती है, चिड़िया, चिड़िया को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो घास के नीचे मिट्टी के अंदर छुपा हुआ है इंसेक्ट। लेकिन जब कैटल्स ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं ग्रेजिंग करते हुए, तो जब उनका पैर होता है, खुर बहुत हैवी होता है, जब पैर उठता है आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ पैर, जिस पैर के नीचे जो मिट्टी रहती है, मिट्टी टर्न हो जाता है, उखड़ जाता है, ग्रास उखड़ जाता है, मिट्टी टर्न हो जाता है। तो जो इंसेक्ट अंदर छुपा हुआ था वो एक्सपोज हो जाता है। और उसी के पीछे पीछे चिड़िया लगी रहती है, तो चिड़िया को इंसेक्ट दिखने लगता है, पकड़ के खा जाती है। तो चिड़िया का फायदा हो गया ना, जो कैटल इग्रेट है, बर्ड है, उसका फायदा हो गया, शिकार मिल गया, और कैटल को कोई नुकसान भी नहीं है। तो जीरो और प्लस, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रेजिंग कैटल का जीरो, कोई फायदा नुकसान नहीं है, और कैटल इग्रेट जो है, इग्रेट बर्ड, उसका फायदा हो गया, उसको खाने के लिए इंसेक्ट मिल गया, ढूंढ लिया उसको ना, नहीं तो पहले इंसेक्ट छुपा हुआ था, जब मिट्टी उखड़ा तो वो देखने लगा। तीसरा एग्जांपल है बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। बार्निकल्स क्या होते हैं बेटा? बार्निकल्स होते हैं जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। व्हेल बहुत बड़े साइज की मैमल्स है ना, फिश की तरह होती है, तो ये मैमल्स है। तो ये जो बार्निकल है, बार्निकल जू प्लैंक्टन होता है, ये व्हेल बहुत बड़े साइज की होती है, तो उसी के पीठ वगैरह से, बैक से ये चिपकी रहती है। तो बार्निकल को खतरा रहता है छोटी मछली से। जू प्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खा जाती है, लेकिन बार्निकल व्हेल के पीठ, व्हेल के साथ में रहती है, व्हेल से चिपकी रहेगी। तो छोटी वाली मछली, जो छोटकई मछली होती है, उसका औकात नहीं पड़ता है कि बार्निकल को जाके खा ले, क्योंकि ये व्हेल के साथ में है ना, बड़ी मछली के साथ में है, और बड़ी मछली के सामने छोटी मछली टिकती नहीं, भाग जाती है। तो देखो फायदा किसका हुआ? बार्निकल का हुआ, इसका प्लस और व्हेल का जीरो। तो व्हेल के साथ में है ये, तो व्हेल के साथ में रहने से इसको प्रोटेक्शन मिल गया, व्हेल ने प्रोटेक्शन दिया, व्हेल का कोई नुकसान भी नहीं। तो प्लस और जीरो, इसका प्लस हो गया, इसका जीरो हो गया ना। अगला है क्लाउन फिश एंड द सी एनीमोन। क्लाउन फिश जो होता है, क्लाउन फिश को खतरा रहता है भाई, ध्यान देना। जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश को खतरा रहता है, ध्यान से सुनना। जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश को खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। ये जो क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश को खतरा रहता है प्रेडेटर से। तो ये क्या करता है, सी एनीमोन के ग्रुप में जाके बैठ जाता है, और सी एनीमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। सी एनीमोन के पास होता है स्टिंगिंग टेंटिकल्स। इसको निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं ना, निमेटोसिस्ट ये रहता है। तो क्लाउन फिश का जो प्रेडेटर है ना, वो सी एनीमोन से डरता है, क्योंकि स्टिंगिंग टेंटिकल से चुभा देगा। तो इसको फायदा मिल गया, क्योंकि ये जाके इसी के बीच में बैठ जाता है, तो इसको प्रेडेटर से छुटकारा मिल जाता है। तो ये फायदा हो गया, इसको कोई नुकसान भी नहीं है। तो प्लस और जीरो हो गया ना। लास्ट एग्जांपल है पायलट एंड सकर फिश विथ शार्क। जो पायलट और सकर फिश है, ये छोटे छोटे फिशेस है। तो ये पायलट एंड सकर फिश, आप देखोगे जो पायलट और सकर फिश होता है, ये शार्क के साथ में रहता है।
तो सार्क के साथ में रहेगा तो सार्क का जीरो है, कोई नुकसान भी नहीं, इन दोनों का फायदा हो जाता है, इन दोनों को प्रीडेटर से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्लस और ये जीरो, कमेंसलिज्म हो गया। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है प्लस प्लस, दोनों का फायदा होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें ना दोनों का फायदा होता है। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड बाय ईच अदर। तो इसमें देखिए, पहले सिम्बायोसिस में दो चीज़ें हैं, एक तो म्यूचुअलिज्म है और दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस यहाँ भी सिंबल है, प्रोटो कोऑपरेशन में भी सिंबल है प्लस प्लस, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में। दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे, प्लस प्लस और ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, मतलब बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और प्रोटो कोऑपरेशन भी प्लस प्लस है, लेकिन ये फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस है, नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोसिस है, मतलब जब तक रहेंगे दोनों एक दूसरे को फायदा देते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये होता है प्रोटो कोऑपरेशन। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल देखिए, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में सबसे पहले माइकोराइजा, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इनके बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकेंस में एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। प्लांट और पॉलिनेटर्स जो होते हैं, ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल तो है ही प्लांट और पॉलिनेटर, इसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, को इवोल्यूशन का नीट में आ सकता है। और प्लांट और पॉलिनेटर जो होते हैं को इवॉल्व होते हैं, मतलब एक में बदलाव हुआ, प्लांट में बदलाव हुआ तो पॉलिनेटर भी बदल जाएगा, या पॉलिनेटर बदला तो प्लांट भी बदल जाएगा, ये को इवोल्यूशन है। जैसे होस्ट और पैरासाइट को इवॉल्व होते हैं, ऐसे प्लांट और पॉलिनेटर भी रहते हैं। तो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है विथ फिग एंड फिग वास्प, यक्का एंड प्रोन्यूबा मॉथ, इन सब में 1-to-1, मतलब एक बदला तो दूसरा भी बदल जाएगा, 1-to-1 ओवरलैप होता है। मतलब कोई पर्टिकुलर फिग प्लांट है, उसका पॉलिनेशन कोई पर्टिकुलर फिग स्पीसीज ही कराएगा, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। और दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। जैसे यक्का प्लांट में पॉलिनेशन प्रोन्यूबा मॉथ कराता है और कोई दूसरा एजेंट नहीं है, और प्रोन्यूबा मॉथ भी एग लेइंग सिर्फ यक्का प्लांट के फ्लावर में ही करता है, कहीं और नहीं करता। तो बताइए, अगर दुनिया से यक्का प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए तो प्रोन्यूबा मॉथ भी चला जाएगा, या प्रोन्यूबा मॉथ एक्सटिंक्ट हो गया तो यक्का प्लांट भी चला जाएगा। यही होता है को इवोल्यूशन, साथ में जीएंगे साथ में मरेंगे, अगर एक गायब हुआ तो दूसरा भी गायब हो जाएगा। ऐसे ही फिग और फिग स्पीसीज में सेम यही रिलेशनशिप है। सीडो कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल डिसीट, प्यार में धोखा हो रहा है यहाँ पे, सीडो कॉपुलेशन, झूठ मूठ का कॉपुलेशन हो रहा है, ये होता है ऑफरिस। ऑफरिस एक होता है, ऑफरिस क्या है? मेडिटेरेनियन ऑर्किड होता है, और एक कोल्पा वास्प होता है जो इसका पॉलिनेटर है। तो यहाँ पे ना जो ऑफरिस ऑर्किड है ना, ये बिना कोई रिवार्ड पे किए अपना पॉलिनेशन करा देता है, इसको धोखा देके कोल्पा वास्प को। एक्चुअल में ये जो ऑफरिस है, इसका पेटल का पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अलग अलग पेटल का कलर होता है, पैटर्न होता है, मार्किंग होता है। तो ये जो कोल्पा वास्प है, इसकी जो फीमेल होती है उसका पैटर्न और कलर मार्किंग आप देखोगे ऑफरिस के किसी एक पेटल से रिजेंबल करेगा। तो कोल्पा वास्प ऑफरिस के फ्लावर को ही अपना फीमेल समझ लेता है और उससे जाके चिपकता रहता है, उससे जाके फिजिकली अटैच होता रहता है। तो ये जो ऑफरिस का पेटल है ना, इससे कोल्पा वास्प का मेल जाके फिजिकली अटैच होता रहेगा, सीडो कॉपुलेट करता रहेगा, झूठ मूठ का उसके साथ में मतलब फिजिकली अटैच होता रहेगा, तो अपना फीमेल समझ के। तो इसका जो पॉलन ग्रेन है डस्टिंग हो जाएगा, और ऐसे ही जब ये वास्प दूसरे ऑर्किड में जाएगा, वहाँ भी सेक्सुअली ऐसे वो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, उससे फिजिकली अटैच करना चाहेगा, तो वो उसकी फीमेल थोड़ी ना है, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। इसको क्या मिला? कुछ ना मिला, प्यार में धोखा मिला बस, और क्या, सीडो कॉपुलेशन कर रहा था ये। तो बिना रिवार्ड पे किए ऑर्किड ने पॉपुलेशन करा दिया। अच्छा, कुछ पॉलन चीटर या रॉबर भी होते हैं कि नेक्टर वगैरह ले लेते हैं, ऐसे एजेंट जो नेक्टर वगैरह ले लिए, पॉलन ग्रेन ले लिए, लेके भाग गए, पॉलिनेशन नहीं करा, उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर। और कई बार प्लांट भी धोखा दे देता है, प्लांट भी जैसे ऑर्किड दिया नहीं, काम करवा लिया और झूठ मूठ का प्यार में धोखा दे दिया, कोई रिवार्ड ऑफर भी नहीं किया, ये जो ऑफरिस था। प्रोटो कोऑपरेशन जो होता है ये भी प्लस प्लस है। फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस मतलब जब तक रहेंगे एक दूसरे को फायदा देते रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। फैकल्टेटिव है, ऑब्लिगेट नहीं, एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते थे, वहाँ तो मेड फॉर ईच अदर था, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते थे। 3 एग्जाम्पल है, ऑक्स पिकर एंड राइनोसेरस।
जो ऑक्स पेकर होता है, ध्यान देना, एंड राइनोसेरस। ऑक्स पेकर बर्ड का नाम है, वो राइनोसेरस के ऊपर बैठा रहता है और कीड़ों को खाता रहता है, कीड़ों को, इंसेक्ट वगैरह को खाता रहता है उसके कान से, उसके बॉडी से निकाल के। तो इसको खाना मिल जाता है और इसको जो पैरासाइट्स होते हैं, सैंग्यूइवरस पैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है। और प्लोअर बर्ड एंड क्रोकोडाइल, प्लोअर बर्ड जो होता है, प्लोअर बर्ड दूसरा एग्जाम्पल है, प्लोअर बर्ड एंड क्रोकोडाइल। प्लोअर बर्ड को हम क्रोकोडाइल बर्ड भी बोलते हैं। तो प्लोअर बर्ड जो होती है ये क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर चली जाती है। जब क्रोकोडाइल पानी में मिलता है, जब ये अपना मुंह खोलता है ऐसे पानी पीने के लिए, तो ये चिड़िया उसके अंदर, मुंह के अंदर चली जाती है और मुंह के अंदर जो लीचेज वगैरह होते हैं, लीचे जोक जो सैंग्यूइवरस होते हैं, ब्लड चूसने वाले, खून सक करने वाले होते हैं, उनको निकाल के खा जाती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो क्रोकोडाइल को फ़ायदा हो गया, ब्लड सकिंग पैरासाइट से छुटकारा मिल गया और प्लोअर बर्ड को भी फ़ायदा मिल गया, उसको खाना मिल गया। तो मगरमच्छ भी, जो क्रोकोडाइल है वो भी मुंह नहीं बंद करता क्योंकि पता है कि बर्ड सही काम कर रही है ना। तो जब क्रोकोडाइल पानी पीने के लिए मुंह ओपन करता होगा, पानी अंदर जाता होगा, साथ में लीच भी चला जाता होगा जो ब्लड सक करता है, तो अंदर जाके ब्लड खून चूसता रहता है। तो उसी टाइम पे ना ये चिड़िया भी कभी कभी अंदर चली जाती है, जब वो मुंह खोलता है जाके पैरासाइट को खा लेती है, लीच को खा लेती है और बाहर निकल जाती है। तो दोनों का फायदा हुआ, क्रोकोडाइल को पैरासाइट से छुटकारा मिल गया जो ब्लड सकिंग करने वाली है, और प्लोअर बर्ड को अपना खाना मिल गया, दोनों का फायदा हो गया। हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन, जो सी एनीमोन होता है ये सेसाइल होता है, ये मूव नहीं कर पाता है। तो बेटा हर्मिट क्रैब, ये जो सी एनीमोन होता है ना, सेसाइल होता है, तो ये हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठा रहता है। सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठा रहता है और ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहेगा। हर्मिट क्रैब ऐसे चलता रहेगा, ये घूमता रहेगा, घूम घूम के खाना खाता रहेगा, अलग अलग रेस्टोरेंट में घूमता रहेगा पानी में। तो फायदा सी एनीमोन का हुआ। बोलोगे हर्मिट क्रैब का क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, सी एनीमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स है, निमेटोसिस्ट है, तो जो हर्मिट क्रैब का प्रेडेटर है उससे दूर रहेगा। रे भाई हर्मिट क्रैब से दूर रहो, क्योंकि सी एनीमोन के पास स्टिंगिंग टेंटिकल है, चुभा देगा। तब पुलिस के साथ में आया है ना, हर्मिट क्रैब पुलिस के साथ में है भाई, सी एनीमोन के साथ में है, चुभा देगा बंदूक अपना, उसका पिन चुभा देगा ना। तो ये तो फायदा दोनों का हो गया एक दूसरे से। तो ये हो गया प्रोटो कोऑपरेशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये पॉजिटिव वाला कंप्लीट हो गया है। नेगेटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन का सिंबल होता है माइनस माइनस, मतलब दोनों कंपटीटर का नुकसान होगा। कंपटीटर चाहे दोनों इक्वली स्ट्रांग हो या इक्वली वीक हो, या कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो, नुकसान तो दोनों का होता है। कितना भी कमज़ोर कंपटीटर होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान आपका करा ही देगा ना। मान लो जैसे आपने दुकान खोला, किसी ने और खोला, आपकी दुकान बड़ी है, ज़्यादा अच्छी है, आपका ज़्यादा इनकम होगा, लेकिन सामने वाले का भी क्या होगा कि थोड़ा बहुत तो उसका भी उसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत तो नुकसान वो करा ही देगा ना। आपका ज़्यादा फायदा होगा, उसका कम फायदा होगा। आपकी दुकान अच्छी है, ज़्यादा सेल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्राहक आपका भी काटेगा ना। तो कंपटीशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द फिटनेस मतलब आर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। एक के प्रेजेंस में दूसरे का फिटनेस कम हो जाता है, यही कंपटीशन है। प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर अफेक्टेड देन द कार्निवोर। कंपटीशन से यूजुअली आप देखो प्लांट और हर्बीवोर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कार्निवोर कम प्रभावित होता है। मोस्टली कंपटीशन अकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो कंपटीशन होता है ज़्यादातर केसेस में जब स्पीसीज क्लोज होते हैं और जब रिसोर्सेस कम होता है। ध्यान देना, मोस्टली कंपटीशन ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब रिसोर्सेस कम हो और स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो। मतलब क्लोज स्पीसीज होगा तो ज़रूरतें एक जैसी होंगी, और रिसोर्सेस कम होगा तो कंपटीशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा ना। मोस्टली लिखा है ना, मोस्टली, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ये बात सही नहीं है। ध्यान दो, ज़्यादातर केसेस पे ये सबको पता है कि ज़्यादातर केसेस पे कंपटीशन तब होता है जब स्पीसीज क्लोज हो और रिसोर्सेस कम हो, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा यही केस होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन तब वहाँ भी हो जाता है जब रिसोर्सेस बहुत हो और स्पीसीज एकदम डिस्टेंटली रिलेटेड हो। जैसे हम आपको दो एग्जांपल बताएं, जो अमेरिकन लेक्स है, अमेरिका के झील वगैरह में विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड आता है,
और पानी में उतर जाता है, और वो जो नेटिव या रेजिडेंट फिशेस होती हैं पानी में, उनसे कंपटीशन करते हैं। कॉमन फूड है दोनों का जो प्लैंकटन के लिए। मतलब कहाँ बर्ड इवोल्यूशन उसका कहाँ हुआ, और कहाँ पे बर्ड, कहाँ पे बर्ड, कहाँ पे फिश। फिश तो बहुत पहले आया बर्ड के, तो दोनों डिस्टेंट हैं एकदम, उनके बीच में कंपटीशन होता है। स्मॉल फिश और रेजिडेंट फिश और बर्ड के बीच में कंपटीशन होता है, उनका जो कॉमन फूड था जो प्लैंकटन के लिए अमेरिकन लेक में। तो कंपटीशन वहाँ भी हो गया जहाँ पे स्पीसीज एकदम डिस्टेंटली रिलेटेड थे, और कंपटीशन वहाँ भी हो सकता है जहाँ पे रिसोर्स अनलिमिटेड हो। जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन हुआ गैलापागोस आइलैंड पे, जहाँ पे डार्विन साहब गए थे और डार्विन फिंचेस का डिस्कवरी किया था। वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पे एबिंगडन टॉर्टोइज और गोट के बीच में कंपटीशन हो गया ग्रास खाने के लिए। तो आप सोचिए कहाँ पे गोट बकरी और कहाँ पे कछुआ टॉर्टोइज, दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया फूड के लिए। तो ये है, तो कंपटीशन वहाँ भी हो सकता है जहाँ पे स्पीसीज डिस्टेंट हो, रिलेटेड हो और रिसोर्स अनलिमिटेड हो। गैलापागोस आइलैंड पे तो रिसोर्स ग्रास तो बहुत ज़्यादा था, वहाँ भी कंपटीशन हो गया। एक कंसेप्ट आया गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस साहब ने दिया था। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, कंपटीशन करा के एक्सक्लूड करा देना। मतलब जो स्ट्रांग वाला होगा इतना कंपीट करेगा वीक वाले से कि वीक वाले का एक्सक्लूजन करा देगा, एलिमिनेशन करा देगा। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मतलब जो स्ट्रांग कंपटीटर है, वीक वाले कंपटीटर का सारा रिसोर्स खुद ही खा जाएगा, वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो क्या है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot exist indefinitely। एक साथ बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज, जो कमजोर वाला स्पीसीज होगा, विल बी इवेंचुअली एलिमिनेटेड। वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर था उसका एक्सक्लूजन करा दिया, एक्सटेंशन करा दिया। When resources are limiting, ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि दो अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों इनडेफिनेटली या बहुत लंबे टाइम तक साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, वो कमजोर वाले को एलिमिनेट कर देगा उसके रिसोर्सेज को यूज करके। ये तभी होगा, ये तभी हो सकता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अदरवाइज नॉट। तभी होगा जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो, कम हो। और ये जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये सबसे पहले गॉस साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के ऊपर, पैरामीशियम अरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम के ऊपर। अरेलिया स्ट्रॉन्गर कंपटीटर था, कॉर्डेटम वीक था, कमजोर था। तो एक कंसेप्ट आया कोएग्जिस्टेंस का, कोएग्जिस्टेंस। और कोएग्जिस्टेंस का एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो कोएग्जिस्टेंस क्या है, साथ में एग्जिस्ट करना। मतलब दोनों कंपटीटर चाहे कमजोर है या वीक हो, दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे, एक्सक्लूजन रोक देंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कंपीटिंग स्पीसीज हैज या हैव डेवलप्ड या इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट बाय बिहेवियरल डिफरेंसेस या चेंजिंग द फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न। अपने खाने का टाइमिंग ही बदल दिया, या खाने का फीडिंग का तरीका ही बदल दिया, बिहेवियरल डिफरेंस कर दिया, जिससे दोनों कंपटीटर स्पीसीज में कंपटीशन बहुत कम हो गया। भले साथ रह रहे थे लेकिन कंपटीशन बहुत कम हो गया, साथ में कोएग्जिस्ट करने लगे। इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग एक मैकेनिज्म है कोएग्जिस्टेंस का, कंपटीशन को कम करने का, एक्सक्लूजन को रिड्यूस करने का तरीका है। जैसे इसका ज़बरदस्त एग्जांपल है गैलापागोस आइलैंड पे मैकार्थर ने ऑब्जर्व किया कि एक ही प्लांट के ऊपर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बैठे थे। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स फिंचेज होते हैं, बर्ड्स, अवॉइड कंपटीशन बाय चेंजिंग फोरेजिंग पैटर्न। खाने का तरीका बदल लिया, टाइमिंग बदल लिया, तो कंपटीशन अपने आप कम हो गया, जाहिर सी बात है। तो कंपटीशन को कम करने का एक तरीका था। एक शब्द यूज होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज व्हेन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज डाइज या रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया। मतलब कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दो कंपटीटर हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, ठीक है, दो कंपटीटर हैं,
एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, एक वीक कंपटीटर है। जब स्ट्रॉन्ग कंपटीटर को हम उस किसी पर्टिकुलर एरिया से हटा देंगे तो जो कमज़ोर कंपटीटर था, जो बहुत ही लिमिटेड जगह पे, कुछ ही जगह तक सीमित था, दूसरी जगह इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपटीटर था, उसको एक्सक्लूड कर देता। लेकिन जब उसके आसपास से कंपटीटिवली इंफीरियर स्पीसीज, जो कमज़ोर स्पीसीज था, उसके आसपास से जब स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली, तो कमज़ोर वाला जो स्पीसीज था, कंपटीटर था, वो उसके एरिया में पहुंच गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज फैल गया, स्प्रेड कर गया। यही प्रोसेस होता है कम्पिटिटिव रिलीज। तो इसका ज़बरदस्त एग्जांपल है कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ऑन बार्निकल्स। बार्निकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया स्कॉटलैंड में, समुद्र के एकदम किनारे पानी में। तो बार्निकल्स होते हैं जू प्लैंक्टन्स, दो टाइप के थे, बैलेनस और थैमलस, दो टाइप के जू प्लैंक्टन्स थे। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं बार्निकल्स। तो बैलेनस जो होता है सुपीरियर कंपटीटर है, ये पानी में डेप्थ वाले इलाके में काफ़ी दूर तक रहता है। और जो थैमलस है इन्फीरियर कंपटीटर है, ये प्रेजेंट है सैलो एरिया में, ऊपर रहता है बस। लेकिन कॉर्नेल ने क्या किया, जब बैलेनस को डेप्थ वाले इलाका से, इंटरटाइडल एरिया से उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली, तो ये जो थैमलस था जो सिर्फ ऊपर तक ही रहता था, वो नीचे भी जाके पहुंच गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज नीचे तक चला गया, नीचे जाके स्प्रेड कर गया, वहाँ तक जहाँ बैलेनस रहता था वहाँ तक भी पहुँच गया। क्योंकि बैलेनस अब वहाँ से है नहीं, उसको हटा दिया गया एक्सपेरिमेंटली। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये भी एक प्रूफ दे रहा है कि कंपटीशन होता है नेचर में ना। तो बेटा अब इस चैप्टर में क्या बाकी है, दो ही इंट्रैक्शन रह गया, पैरासिटिज्म रह गया, पैरासिटिज्म है, अमेंसलिज्म है, और थोड़ा सा हम प्रीडेशन के बारे में भी बता देंगे। 3 इंट्रैक्शन छोटा छोटा सा ये हम बता देंगे आपको, तो आप ये नोट कर लीजिए। तो आज का जो क्लास है बच्चों, आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू।